इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर। नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। एक बार फिर पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से दहल गई है। हर कोई डरा हुआ है। खास तौर से हम बात करें गर्भवती महिलाओं की तो वो इस समय दोहरे तनाव में हैं। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता में कुछ बदलाव आते हैं। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 का एक मां और बच्चे पर क्या असर होता है? क्या गर्भ के अंदर ही बच्चे को कोविड-19 का संक्रमण हो सकता है? जैसे और भी कई सवालों का जवाब और सही सलाह देने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उषा शेखावत। बहुत स्वागत है आपका मैम। आप वर्तमान में महात्मा गांधी अस्पताल में गायनिक विभाग की एचओडी हैं। उषा जी, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि यूं तो कोरोना सभी के लिए घातक है, लेकिन गर्भवती महिला के लिए कोरोना कितना बड़ा खतरा है? नमस्कार। सबसे पहले मैं सब दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार करती हूँ। और रेखा जी, मैं बहुत सही कहूँगी कि आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है जो हर प्रेग्नेंट महिला के दिमाग में, जहन में घूम रहा होता है कि क्या मुझे एक्स्ट्रा खतरा है इस चीज़ के लिए। तो डेफिनेटली इससे है, क्योंकि गर्भवती कंडीशन के अंदर, दैट इज़ प्रेगनेंसी के अंदर, हर तरह के इन्फेक्शन के लिए चांसेस बढ़ जाती है, चाहे वो किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो या वगैरह वगैरह। तो उन सब के लिए, और कोविड-19 भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जो कि अभी एक पेंडेमिक के तौर पे है, मतलब वो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और उसका पर्सन टू पर्सन इसका स्प्रेड हो रहा है। तो इसमें गर्भवती महिला को खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि डेफिनेटली उसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है और कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से उसको इन्फेक्शन होने की चांसेस अधिक होती है। जी उषा जी, मैं सबसे पहले आपने बताया खतरा तो है। पिछला 1 साल निकला, उसमें आपके पास इस तरह के केसेस आए भी होंगे। कुछ तो मुझे ऐसा लगता है गर्भवती महिला को कोरोना था लेकिन बच्चे को नहीं हुआ, कुछ को गर्भावस्था के दौरान नहीं था लेकिन प्रेगनेंसी के बाद कोरोना हो गया। इस तरह के कौन कौन से केसेस ज़्यादा आपके सामने आए? देखिए, हर तरह के केसेस आ रहे हैं। जैसे कोरोना पॉजिटिव है और वो प्रेग्नेंट है, तो उसमें हमें ये सबसे पहले तो उस पेशेंट का ही ध्यान रखना है, क्योंकि वर्टिकल ट्रांसमिशन जो होता है, जिसको हम कहते हैं कि गर्भवती महिला से डायरेक्टली इन यूट्रो फीटस को, ऐसी अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं मिली है और न अभी तक कोई ऐसी, क्योंकि एक नया टाइप का इन्फेक्शन है, तो ऐसा ट्रांसमिशन, दैट इज वर्टिकल ट्रांसमिशन का कोई ऐसा केसेस आए नहीं है कि जो इन यूट्रो हो गया। लेकिन हाँ, अगर वो प्रेग्नेंट है, वो डिलीवर होती है और उस समय वो प्रेग्नेंट पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली बच्चे को हो सकता है, क्योंकि बच्चे का और उनका इतना प्रॉक्सिमिटी होती है कि उससे इन्फेक्शन होने की चांसेस होती है डेफिनेटली। तो उसमें हमें खास ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या खास ध्यान रखना होता है उसमें? देखिए, अगर डिलीवरी हुई है और वो पॉजिटिव है और महिला बच्चे को, सबसे पहले तो उस बच्चे का हमको टेस्ट कराना पड़ता है। दूसरी चीज़, उसको जब मदर अपने पास रखती है तो उसको मास्क पहन के रखना चाहिए, ताकि बच्चे को सांस लेते टाइम कोई ट्रांसमिशन ना हो। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम उसको ध्यान रखना चाहिए कि वो ब्रेस्ट फीडिंग के पहले ब्रेस्ट साफ करे और फिर उसको बच्चे को दूध पिलाए। उसके जब भी डायपर्स चेंज करे तो अपने साफ हाथ, हाइजीन का पूरा ध्यान रखे, हाथ साबुन से धोए, सैनिटाइजर यूज करे, और वो भी अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर होना चाहिए। ये परफ्यूम वाले इतना इफेक्टिव नहीं होते, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज होना चाहिए। बच्चे के जब भी डायपर्स चेंज करे, उसका दूध पिलाने की तैयारी करें तो अपनी हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। और सेकंड है, उनको कॉफ एटिकेट्स, स्नीजिंग एटिकेट्स रखना पड़ेगा माँ को, कि कभी भी अगर उसको छींक आती है, खांसी आती है, तो कॉफ इनटू द एल्बो वाला चीज उसको फॉलो करना चाहिए, जो हर एक को करना चाहिए। और उसमें है कि आप अपने एल्बो के अंदर कॉफ करें या फिर एक टिश्यू रखें जिसको डिस्पोज ऑफ कर दें जब भी यूज करें। जी उषा जी, जब इस समय का माहौल है, हम सबसे यही कह रहे हैं कि आप घर में ज़्यादा रहिए, लेकिन एक गर्भवती महिला है, उसे समय समय पर टीका लगवाने के लिए, जांच करवाने के लिए जाना ही पड़ता है हॉस्पिटल। तो उस समय वो क्या खास सावधानियां बरते? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही बोला है, और ये अधिकतर प्रेग्नेंट वुमेन को ध्यान रखना चाहिए कि अननेसेसरी वो घर से बाहर ना निकले। जब तक कि आवश्यकता ना हो, घर से बाहर ना निकले। कम से कम ऐसे लोगों के संपर्क में आए जो अनजान है, जिन्हें इन्फेक्शन रहा है या नहीं रहा है, उनको पता नहीं है।
और ज़्यादातर जहाँ तक हो सकता है एक अपॉइंटमेंट फिक्स करे जाने से पहले, ताकि हॉस्पिटल में वो समय कम से कम बिताए, ताकि उसको ये पता है कि मुझे इतने बजे का अपॉइंटमेंट है, उसके थोड़ी देर पहले जाए, अपना चेकअप किया, अपना इन्वेस्टिगेशन करा, जैसे सोनोग्राफी के लिए बुलाए, किसी के लिए बुलाए, तो ऐसे समय जाए ताकि उसका अपॉइंटमेंट फिक्स्ड है, कराया और तुरंत घर आए, और घर आते ही अपने वो कपड़ों को धोए, अपने मास्क को उसको डिस्पोज ऑफ करना है, या फिर अगर वॉशेबल है तो वॉश करना है, साबुन से हाथ धोने हैं। हॉस्पिटल में भी कहीं पर भी अपना हाथ ना लगाए, कोई रेलिंग पे है, दरवाज़ों पे, इस पे अवॉइड करे, और फिर तुरंत घर आके अपना सारा हाइजीन मेंटेन करना है, साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइज़र लगाना है, और उन कपड़ों को वॉश करना है, और ताकि वो कम से कम समय किसी अस्पताल में बिताए। हालांकि हॉस्पिटल्स भी सब इस गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं कि वो सैनिटाइजर कर रहे हैं, टाइम टू टाइम सारा फ्यूमिगेशन होता है, बट फिर भी आपको पता नहीं हॉस्पिटल में बैठा है पास वाले मरीज को इन्फेक्शन हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपने सारे प्रिकॉशन बताए, और हर व्यक्ति चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो खुद महिला हो, चाहती है कि उसको इन्फेक्शन ना हो, लेकिन बाई चांस इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस समय क्या और ख़ास सावधानियां बरतनी हैं? आपको गर्भावस्था भी है, पता चला आपको कोरोना भी हो गया, तो उस समय क्या खास ध्यान रखना है? देखिए, अभी एक तो न्यूज़ और सब कुछ पढ़ के आदमी तुरंत घबरा जाता है, और वो स्वाभाविक भी है, बिकॉज एक तो प्रेग्नेंट है, प्लस द कोरोना वाला फियर जो है, फियर फैक्टर इज़ अ बिग अमाउंट, तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या होता है कि आपके दो तरह के इन्फेक्शन होते हैं, एक तो होते हैं साधारण तरह का होता है जिसमें आपको कोई ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है जी, तो उस कंडीशन के अंदर आपको होम आइसोलेशन बताया जाएगा, लेकिन आपको तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना है और वो आपके कंडीशन के हिसाब से आपको ट्रीट करेंगे। अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं तो आपको होम क्वारंटाइन किया जाएगा, जिसके अंदर है कि आप आइसोलेशन में रहेंगे और आपका सब चीज़ का ध्यान घर पे ही रखा जाएगा, दवाएं वगैरह आपको बता दी जाएंगी। लेकिन अगर आपके इन्फेक्शन के सिम्टम्स ज़्यादा हैं, आपको सांस लेने में तकलीफ़ है, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम जा रहा है, 95 से कम है, ऐसी कंडीशन, या फिर आपको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, लाइक डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, मतलब मोटापन है, और एक आपका शुगर लेवल ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर है, ऐसी कंडीशन में, या कोई एस्थमा की हिस्ट्री है, ऐसे कंडीशन में वो आपको हॉस्पिटलाइज भी कर सकते हैं, और उसमें फिर जैसे दूसरे पेशेंट्स का होता है उसी तरीके से आपका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होएगा। उसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इसकी रिकवरी रेट काफ़ी बेटर है, इसलिए इससे डरना नहीं है, आपको टाइमली ट्रीटमेंट लेना है। जी चलिए, ये तो हमने बात करी प्रेग्नेंस महिला की। आफ्टर डिलीवरी अगर कोरोना होता है और आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, तो क्या सही है स्तनपान कराना? हाँ, इसमें कोई मनाही नहीं है, अगर आप प्रिकॉशंस रखते हैं, एक मास्क पहनना और आपके हैंड हाइजीन, आपका कॉफ हाइजीन, आप ये सब मेंटेन कर रहे हैं, तो इसमें कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग के, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क से कोरोना नहीं जा रहा है, इट इज़ ओनली बाय द स्प्रेड ऑफ द ड्रॉपलेट्स, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम होता है डॉक्टर साहब की जिस समय बहुत ज़्यादा एक सपोर्टिव माहौल की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपने अभी खुद ही कहा कि एक दोहरा तनाव एक महिला के ऊपर होता है इस समय के दौर में, कि कोरोना भी है, प्रेगनेंसी भी है, तो परिवार का कितना सहयोग, कितना सपोर्ट ज़रूरी है एक महिला के लिए? इसमें माइंडसेट आपका खुद का भी और परिवार का बहुत ज़रूरी है कि वो पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, प्लस आपकी कई चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपके न्यूट्रिशन का। तो प्रेगनेंसी के टाइम जनरली भी हम कहते हैं अच्छा खाओ, प्रोटीन चीज़ें खाओ, न्यूट्रिशियस चीज़ें खाएं। अगर आप शाकाहारी हैं तो आप पल्सेस है, दाल है, सोया है, चना है, ये सब लीजिए, फ्रेश वेजिटेबल्स लीजिए, उनको अच्छे से वॉश करके और उसके बाद में काम में लें। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश, चिकन, ये भी अच्छा रहता है जो आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। प्लस आपकी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे हल्दी है, जिंजर है, ये भी आपके इम्यूनिटी बूस्टर्स जैसे होते हैं। तो और बार बार गागल्स करते रहें, और इससे सॉल्ट गागल्स करने से थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन जो होता है वो चांसेस कम होती है उसके अंदर। एक तो ये बात, दूसरी एक तो ये हो गया न्यूट्रिशन का, दूसरा आपका हाइजीन का, जैसे मैंने बताया। तो ये मैसेज शुड गो टू ऑल एंड स्पेशली टू द प्रेग्नेंट दैट अवॉइड गोइंग आउट, और जहाँ तक हो सके आपको ज़रूरत नहीं है तो मत जाइए अननेसेसरली, कोई मार्केट जाना, ये करना, ये आपको अभी बिल्कुल समय नहीं है। ये इस टाइम पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अननोन लोगों के साथ कांटेक्ट में नहीं आए जिनके, और अगर आप गलती से आ गए हैं जिसको कोरोना पॉजिटिव, तुरंत अपना टेस्ट कराइए ताकि टाइमली आपकी जांच हो जाए और टाइमली आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। उसके अलावा फैमिली मेम्बर्स को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उनको पूरी तरह से न्यूट्रिशन में सपोर्ट करें, उनकी हर कंडीशन के अंदर करना है, चेकअप के लिए जाना है तो भी समय समय से लेके जाएं और उनको वापस लेके आएँ, और उनको उनके खान पान का स्पेशली ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर की अधिकतर समस्या रहती है, किसी को लो, किसी को हाई, और वो मुझे लगता है कि वो तनाव होता है,
इस समय डबल तनाव है, तो क्या ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ रही है इन दिनों प्रेग्नेंट महिलाओं में? हाँ, अगर हम कोरोना से अलग भी देखते हैं जी। तो प्रेगनेंसी के साथ ब्लड प्रेशर का लो होना इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, वो टेम्परेरी फेज होता है। लेकिन अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसके साथ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसलिए, और स्पेशली किसी को पहले से ब्लड प्रेशर था और वो बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो भी एक सिम्टम होता है। दूसरा होता है कि प्रेगनेंसी में ही 5 महीने के बाद में ब्लड प्रेशर डेवलप होना, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा खतरा होता है माँ को भी और बच्चे को भी। तो इसलिए ब्लड प्रेशर की टाइम टू टाइम जांच होनी जरूरी होती है। और इसी के साथ में जैसे हम देखते हैं कि कई पेशेंट्स को होता है कि पैरों में सूजन आ रही है जी, तो अधिकतर बड़े जो बूढ़े होते हैं उनमें अरे हमारी भी आती थी, चिंता करने की कोई बात नहीं है, पूरे तो दिन ऐसे ही बैठे आ रहते जाती हो, है, पैर लटका के बैठते हो, काम इसलिए करती आ नहीं जाती हो, है, इस वजह जी। से आ जाती है, यू नो दैट ब्लेम गेम स्टार्ट्स। बिल्कुल। बट उसके अंदर ऐसा नहीं है, हो सकता है फिजियोलॉजिकल भी हो, फिजियोलॉजिकल मीन्स एक नॉर्मल मात्रा में भी हो। तो इसमें लेकिन जब सूजन होती है तो उसे हमें देखना होता है, 4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है जिनको हम कहते हैं रेड फ्लैग्स। तो उसके अंदर है एक तो कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और दोनों पैरों में सूजन है तो वो एक निशानी है खतरे की कि आगे जाके इनको दौरे भी पड़ सकते हैं, बच्चा भी अंदर खत्म हो सकता है, या बच्चे को IUGR मतलब अंदर का अंदर उसकी ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो जाती है या अंदर खत्म भी हो जाता है, और माँ को भी दौरे पड़ने लग सकते हैं, उसकी आंखों पे इफेक्ट आता है कि उसको देखने में धुंधलापन आता है। तो ऐसे मरीजों को हम बोल के रखते हैं इन सिम्टम्स का ध्यान रखो कि कभी हेडेक हो, एपिगैस्ट्रियम में पेन हो मतलब कि छाती में दर्द हो, या दिखने में धुंधलापन हो, अधिक वॉमिटिंग हो और साथ में सूजन है, तो ऐसे मरीजों को एक्लेम्सिया जैसे कि दौरे पड़ने का खतरा बहुत अधिक होता है और माँ बच्चे दोनों को इसमें हो सकता है। इसलिए ब्लड प्रेशर तुरंत चेक होना चाहिए, और ऐसे नहीं कि सूजन ऐसे ही आ गई है, उसका जांच। एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे कि क्या इस समय जो वैक्सीनेशन चल रही है प्रेग्नेंट महिलाओं को भी वैक्सीनेशन किया जा सकता है? देखिए, एज पर इंडियन गाइडलाइंस प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स मतलब जो बच्चे को दूध पिला रही हैं 6 मंथ्स तक और जो प्रेग्नेंट है उनको वैक्सीनेशन का गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली नहीं देना है उनको। दूसरी कंट्रीज का मैं नहीं बात करूंगी, अपने इंडियन गाइडलाइंस पे अपन चलेंगे तो उनको वैक्सीनेट नहीं करना है। इसलिए कई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं लोग बाकी हम भी लगवा लें, हम भी लगवा लें, पर एज पर आवर गाइडलाइंस वैक्सीनेशन हम नहीं कर रहे हैं उनको। और जो इन्फेंट बच्चे हुआ और उसको कोविड जांच हुई, उसमें उसका पॉजिटिव आया, तो क्या बच्चों को दे सकते हैं? नहीं, बच्चों को भी 10 साल से नीचे वाले बच्चों को अभी तक एज पर आवर गाइडलाइंस वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। ठीक है मैम, गायनिक के साथ साथ आप इनफर्टिलिटी पे भी सेंटर में भी सेवाएं अपनी दे रही हैं। हमने प्रेगनेंसी पे बात करी, तो जिन लोगों को IVF ट्रीटमेंट लेना है कोरोना काल में वो ले सकते हैं क्या? हाँ, ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। जब पहला वेव आया था तब जरूर से हम लोगों ने ये मतलब एज पर गाइडलाइंस, इंटरनेशनल गाइडलाइंस ये था कि जो पिकअप है उसको रोकना है, क्योंकि एनी इन्वेजिव प्रोसीजर तब तक इस चीज़ की पूरी जानकारी नहीं थी। इसलिए सारे इन्वेजिव प्रोसीजर, जो इन्वेजिव प्रोसीजर का मतलब होता है जिसमें हम नीडल डाल के और अंडे निकालते हैं जी, तो वो उनको रोक दिया गया था टेम्परेली। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे आया कि इससे ऐसा कोई स्प्रेड नहीं है, तो उसके लिए फिर वो है, लेकिन मतलब वो अलाउड है। और हम कब तक, कई पेशेंट होती हैं जैसे 35 साल की कागार पे हैं और वो काफ़ी टाइम से ट्रीटमेंट ले रही हैं, उनको डिले करना भी जस्टिफाइड नहीं है, तो वो ट्रीटमेंट ले सकती हैं, इससे कोई कोरोना का स्प्रेड नहीं है। बनस्पत की जो सेंटर जहां आप करा रहे हैं वो सारी गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है, सारे ट्राइजिंग कर रहा है। उससे कहने का मतलब होता है कि जैसे जब पेशेंट आता है, एक तो उसकी क्लिनिक के अंदर नो मास्क नो एंट्री वाला होना चाहिए, मिनिमम अटेंडेंट्स होने चाहिए, एक के साथ एक अटेंडेंट। वो हमारे सेंटर पे भी हम फॉलो कर रहे हैं कि एक अटेंडेंट ही आता है और उसको पहले कोरोना टेस्टिंग, जब हम उसका स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट, हम उसी पार्ट पे उसका कर लेते हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो हम उसको इंड्यूस ही नहीं करते। इंड्यूस का मतलब होता है जो इंजेक्शन लगा के उसके अंडे बनाए जाते हैं वो स्टार्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो हम उसको स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अब 15 दिन बाद में उसका वो अंडे निकाले जाते हैं। सो बिफोर द पिकअप अगेन कोरोना टेस्टिंग होती है। अगर, और इस चीज़ का हम कंसेंट पहले ही ले लेते हैं कि अगर इन 15 दिन के बीच में वो पॉजिटिव आ गए तो उनका हमें ड्रॉप करना होगा साइकिल। तो वो हम उसका वापस से दोबारा टेस्टिंग करने के बाद में हस्बैंड वाइफ दोनों की टेस्टिंग होती है, और अगर वो नेगेटिव है तो वो कर सकते हैं। इससे जो हम एग आएगा या जो फीटस आएगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए इट इज़ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड एट ऑल। जो IVF का ट्रीटमेंट ले रहे हैं उन्हें कुछ अलग से सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है? नहीं, वो जैसे कि बाकी लोग कर रहे हैं उसी हिसाब से करना होता है। बस उनको ये ध्यान रखना है कि अगर वो प्रेग्नेंट हो जाएंगे
तो उनको इसलिए ये प्रिकॉशन जो प्रेग्नेंट होते हैं वो वाले उनको तभी से फॉलो करने होते हैं, क्योंकि प्रोस्पेक्टिवली तो प्रेग्नेंट हो सकते हैं ना वो, जब अपन ने अंडा ट्रांसफर किया है, तो उनको तभी से सावधानियां रखनी होती हैं कि जब हम साइकिल स्टार्ट करते हैं तभी हम उनको बोल देते हैं कि आप अननेसेसरली कहीं भी जाएं नहीं, अननेसेसरली कोई मार्केट ना जाएं, कि आप इन 15 दिन में आपके जो इंजेक्शन लगे हैं वो इंजेक्शन थोड़े महंगे भी होते हैं, वो इंजेक्शन लगे और पता चले 15 दिन बाद बीच में आप पॉजिटिव आ गए, हमको आपकी साइकिल ड्रॉप करनी पड़ेगी। सो दे हैव टू फॉलो दोज प्रिकॉशंस ऑफ हाइजीन एंड एवरीथिंग। और जब वो 15 दिन बाद में आते हैं और जब हम अंडा ट्रांसफ़र कर देते हैं उसका तीसरे दिन या 5वें दिन, जैसा कि अंडे की कंडीशन होती है, उसके बाद में वो एज गुड एज प्रेग्नेंट होने ही की पूरी संभावना होती है, तो उनको वैसे ही प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं जैसे कि वो प्रेग्नेंट हो, इसी हिसाब से, ताकि उनको इन्फेक्शन उस दौरान ना हो और अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन ना हो। डॉक्टर साहब, एक विशेषज्ञ होने के नाते आप उन दंपत्ति को क्या सलाह देना चाहेंगी जिनके संतान नहीं है, मतलब उन्हें कब आईवीएफ की तरफ आना चाहिए? देखिए, इसके अंदर ये होता है कि हम एज का देखते हैं, जैसे कि माने इनफर्टिलिटी क्या होती है कि अगर किसी को 1 साल के अंदर अपने आप से प्रेगनेंसी नहीं होती है तो उसका 1 साल के अंदर हम इन्वेस्टिगेशन वगैरह शुरू करते हैं एज पर डेफिनेशन। लेकिन अगर उसकी उम्र, कुछ कंडीशन ऐसी होती है जैसे कि उसकी उम्र 35 से ज़्यादा है, या उसको ऑलरेडी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे उसको पता है कि मतलब नहीं होगी, जैसे कि पीसीओडी है या कोई और एडेड सिम्टम्स होते हैं जिससे लगता है कि उसको प्रेगनेंसी नहीं आने की चांसेस है, इनफर्टिलिटी होने की चांसेस है, तो उसमें हम 6 महीने बाद में भी वर्कअप कर सकते हैं। और वर्कअप का मतलब है कि सारे इन्वेस्टिगेशन करके हम इस नतीजे पे पहुँचें कि उसको कहाँ, क्या कारण है जिससे कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। तो अगर ट्यूबल फैक्टर होता है और भी कई फैक्टर होते हैं, लेकिन अगर उसने बाकी सब ट्रीटमेंट ले चुकी है और पता चला कि ट्यूब ब्लॉक है तो उसके लिए आईवीएफ ही ऑप्शन होता है, तो वो आईवीएफ के लिए उसको जाना चाहिए। अगर उसकी ट्यूब खुली है तो हम उसको आईयूआई का भी ट्रायल देते हैं, जिसके अंदर की सीमन को ट्रांसफ़र करने वाली टेक्निक होती है, वो थोड़ी कॉस्ट वाइज भी कॉस्ट इफेक्टिव होती है और वो ट्राई की जा सकती है 3 से 5 बार डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द फीड। अगर मान लो मदर की एज ऑलरेडी बहुत एडवांस्ड है तो हम इन सब पे समय बर्बाद नहीं करेंगे और डायरेक्टली फॉर आईवीएफ जा सकते हैं। आईवीएफ का सक्सेस रेशियो क्या है? आईवीएफ की सक्सेस वैसे वर्ल्ड वाइड जो एग्रीगेट मानी गई है वो 50% मानी गई है। अब उसमें इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। अगर बहुत यंग पेशेंट है जिसके और कोई भी कंडीशन नहीं है, एडिड कंडीशन नहीं है, तो उसकी सक्सेस रेट 60% हो सकती है, उसकी सक्सेस रेट बहुत हाई होती है। लेकिन अगर कोई महिला की उम्र ऑलरेडी अप्रोचिंग मेनोपॉज है, उसकी बहुत ज़्यादा ओबीज है वो, क्योंकि वो भी एक फैक्टर होता है, या फिर उसको ट्यूबरक्लोसिस हुई है, या उसकी कोई ऐसी कंडीशन है जैसे टीबी हुई है, उसको इंडिया में तो बहुत कॉमन है। अगर टीबी हुई है तो क्योंकि टीबी में क्या होता है कि यूट्रस के अंदर ऐसे जाले से बन जाते हैं जिसकी वजह से उसको पीरियड भी आने बंद हो जाते हैं और प्रेगनेंसी को चिपकने के अंदर उसमें फ़र्क पड़ जाता है। ऐसे कंडीशंस के अंदर सक्सेस रेट कम हो जाती है। तो एवरेज लेंगे तो हम 50%, बाकी डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स कंडीशन वेरी करती है। डॉक्टर साहब, आपका जो विषय है बड़ा वो विस्तार वाला है। हमने पहले कोरोना की बात कर ली, गर्भवती महिलाओं की बात कर ली, आईवीएफ की बात कर ली। अब आपने बातों में एक शब्द लिया मेनोपॉज। मैं उस पर एक आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। मेनोपॉज का जो एक समय होता है एक महीना के लिए, बड़ा एक किसी के लिए तो पता ही नहीं चलता, कुछ महिलाओं का तो मेनोपॉज हो भी जाता है, लेकिन कुछ के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड समय होता है। तो उस समय क्या खास ध्यान रखें और क्या इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, ऐसे है कि मेनोपॉज जो है अराउंड इंडिया में जो इसका एवरेज एज है वो है 50 जी, +- 2 इयर्स। लेकिन अगर इससे डिले होता है तो भी मरीज को सावधानी रखनी चाहिए। अगर किसी महिला को 55 साल तक नहीं हो रहा मेनोपॉज, उसको डेफिनेटली दिखाना चाहिए, क्योंकि उसके कुछ पैथोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं। कई बीमारियां होती हैं जिससे डिलेड मेनोपॉज होता है, कहीं कैंसर भी हो सकते हैं, या उसको कोई फाइब्रॉइड हो या कुछ बच्चेदानी में गांठें हों, उसकी वजह से हो जाता है। इसलिए एक तो वो, दूसरी चीज़ साधारणतः जिसको मेनोपॉज हो रहा है तो उसमें ऐसे कोई परेशान होने वाली सिम्टम्स नहीं होते हैं। बस एक ये होता है कि उनको थोड़े से साइकोलॉजिकली थोड़ा सा वो परेशान रहती हैं, कुछ लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं, कुछ लोग डिप्रेस्ड रहने लग जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस कुछ थोड़ा, क्योंकि हार्मोन्स कम होने लगते हैं। इट इज नॉट इम्बैलेंस, इट इज एक्चुअली डिप्लीशन ऑफ द हार्मोन्स। मतलब कि हार्मोन्स की मात्रा कम होने लगती है। तो जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो वुमनहुड का निशान होता है, वो कम होने लगता है। उसकी वजह से वेजाइनल ड्राइनेस फील होने लगती है। किसी किसी को हॉट फ्लशेज होते हैं कि एकदम गर्मी लगना, फिर एकदम मूड स्विंग मैंने बड़े सुने, मूड स्विंग्स भी होते हैं, बिकॉज दे आर साइकोलॉजिकल
फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स कि उसमें थोड़ा सा माइंड उसका वो हो जाता है, बिकॉज ईस्ट्रोजन कम हो रही है तो उनको लगता है हम एजिंग हो रही है। कुछ लोग इस चीज को सोच के डिप्रेशन में आ जाते हैं ना, तनाव होने लगता है, ड्राइनेस होती है तो स्किन चेंजेस होने लगते हैं, कुछ लोग थोड़ा वेट पुट ऑन करने लगते हैं आउट ऑफ डिप्रेशन। ऐसा नहीं है कि मेनोपॉज में ओबेसिटी होती है, पर वो थोड़ा ध्यान भी अपनी तरफ करने लगता है कि अब मेनोपॉज हो रहा है। तो ये तो होते हैं जो साधारण सिम्टम होते हैं जिनके लिए बहुत कुछ की जरूरत नहीं है। अगर टू मच है तो इसके लिए मेडिकेशंस भी हम दे सकते हैं, लेकिन अगर ब्लीडिंग हो रही है या किसी को 6 महीने तक 1 साल तक मेनोपॉज हो गया और उसके बाद ब्लीडिंग हो गई तो उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा ज़्यादातर महिलाएं होती है कि हाँ हमको ये बताया था कि ऐसा तो आता रहता है एक बार जाने के बाद में, और वो उस चीज़ को इग्नोर करती रहती है। पता चलता है कि कैंसर उनके है ना, तो इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर साल भर तक आपको नहीं आया है, मेनोपॉज है, उसके बाद ब्लीडिंग आती है, तो जरूर तुरंत आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें और आप अपना इन्वेस्टिगेशन कराएं। डॉक्टर साहब, हमने बात करी प्रेगनेंसी की महिलाओं को में कोरोना काल में, लेकिन आमतौर पर प्रेगनेंसी में महिलाओं को जो समस्या आती है वो वोमिटिंग की बहुत ज़्यादा आती है, इचिंग की ज़्यादा आती है, तो उसके लिए कुछ आप कहेंगे? हाँ, इसमें ये क्या नॉर्मल सिम्टम्स फिजियोलॉजिकल जिनको हमको कहते हैं, जो आमतौर पे होते हैं, जिनके लिए बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन यही चीज़ें कई बार एक्सेस में हो जाती हैं। जैसे कि आपने कहा वॉमिटिंग और नोजिया, ये शुरू के सिम्टम्स होते हैं जो शुरू की प्रेगनेंसी में होते हैं, और इनका कारण होता है हार्मोन्स का बढ़ना, जो HCG हार्मोन होता है प्रेगनेंसी का, उसके कारण होता है। लेकिन कई बार ये अधिक होती है, अत्यधिक होती है, जैसे 5-10 ज़्यादा, तो उसमें क्या होता है, एक तो डिहाइड्रेशन होने लगता है, कीटोसिस होने लगता है मदर को, तो इसमें हमें देखना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ट्विन प्रेगनेंसी है, उसमें भी ज़्यादा होता है। एक तरह की मोलर प्रेगनेंसी होती है जिसमें बच्चा नहीं बढ़ रहा होता है, उसमें अंगूर के गुच्छे बन जाते हैं, उसमें भी अत्यधिक वॉमिटिंग होती है। तो आपको चेकअप जरूर कराना चाहिए, और आप डिहाइड्रेशन में ना जाएं, इसके लिए वो आपको जरूर से वॉमिटिंग की मेडिसिन देंगे, और कुछ मेडिसिन इसकी सेफ है, उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो ली जा सकती है। फिर आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको थोड़ी थोड़ी मील्स फ्रीक्वेंटली लेनी होती है, स्पाइसेस मत लें, स्पेशली गरम मसाला नहीं लेना है, टू मच चाय कॉफ़ी नहीं लेनी है, और आपको अगर कोई स्मोकिंग करता है तो बिल्कुल उस चीज़ को अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा होता है पैरों में सूजन आना, वो मैंने पहले बता ही दिया कि उसके कारण वो हो सकता है। तीसरी चीज़ होती है इचिंग। वो इचिंग भी क्या होती है, एक तो स्ट्रेचिंग की वजह से होती है, ड्राइनेस ऑफ द स्किन बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स, उनकी वजह से होती है, और तीसरा कारण हो सकता है जो कि ज़्यादातर लेट इन प्रेगनेंसी होती है, जॉन्डिस प्रेगनेंसी में हो जाता है। वो होता है क्योंकि बाइल जो होता है वो बहुत स्टेसिस हो जाता है, मतलब उसका ठहराव आ जाता है, और उसके कारण ये इचिंग होती है। ऐसे कंडीशन के अंदर माँ को इतनी तकलीफ तो केवल इचिंग की होती है, लेकिन बच्चे को यह खतरा होता है सडन डेथ का, इसलिए इस चीज़ का ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे विषयों पर बहुत विस्तार से जानकारी दी, हमारे दर्शकों को बताया, क्योंकि कोरोना काल अपने आप में डराने वाला है, उस पर गर्भावस्था अलग से एक डर पैदा कर रहा है। आपकी बातें सब सुन रहे थे, मुझे लगता है उस पर ध्यान देंगे और अपना भी बचाव करेंगे, और अगर आपके परिवार में कोई गर्भवती महिला है तो आपको उसका अलग से ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत तनाव में होगी अपने को लेके, अपने आने वाले बच्चे को लेकर। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल, जयपुर।